हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनीज उसमें डीपीआर प्रिपरेशन कैसे होती है हाईवे प्रोजेक्ट्स की। तो दोस्तों, डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और इसकी प्रिपरेशन जो हाईवे प्रोजेक्ट्स में होती है बेसिक तौर पर वो किस तरह से की जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसी कंपनीज। तो चलिए अभी इस पर डिस्कशन करें, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया हुआ है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अभी मैं एज एन कंसल्टेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले मैंने जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम से वो क्रैक किए हुए हैं, पीएचडी और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल और लिंक्डइन पेज है, लिंक्डइन प्रोफाइल है जो आपको मेरी मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको जा करके ज़रूर चेक करें, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रही है, और जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट से रिलेटेड, और स्पेशली जियो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का क्या रोल रहता है। मैं एक जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरह ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने कई तरीके की चीज़ें देखी हैं, और एज एन हाईवे, एज एन स्ट्रक्चर और जियोटेक और वेरियस डिफरेंट अदर प्रोफाइल्स किस तरह से एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम होता है। तो कंसल्टेंसी कंपनियां क्या होती है, वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का टाइटल ही यही था कि 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो उसमें जो कंसल्टेंट्स का रोल रहता है और तो कौन से 3 तरीके के इंपॉर्टेंट काम है जो कि कंसल्टेंट करते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आई बटन पे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग में कई तरीके के क्षेत्रों में काम करती है, ठीक है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है कंसल्टेंट कंपनियां होती है। कंसल्टेंसी कंपनीज का बेसिक काम होता है कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट को। क्लाइंट कौन होता है? तो एनएचएआई होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की, और भी बड़ी बड़ी पीएसयू कंपनीज होती है जो प्रोजेक्ट निकालती हैं, उनका एग्जीक्यूशन करवाती है, उसके लिए प्लानिंग करवाती है, तो कंसल्टेंट हायर करती है, क्योंकि उनके पास इतनी एक्सपर्टाइज और टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है कि वो हर एक चीज़ को खुद कर ले, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है तो उसके लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट कंपनी होती है, उसको हायर कर लेते हैं, तो वो डिज़ाइन करके प्रॉपर सब कुछ रोड में बना करके दे देते हैं कि किस तरह से कितना पैसे में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम किया जाता है। अभी बेसिक 3 काम जो बताया था वो डीपीआर, डिज़ाइन और अथॉरिटी इंजीनियर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको डीपीआर के बारे में बता रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में, और डिटेल में इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो डीपीआर में कुछ विशेष तरीके के काम होते हैं, जिनमें शुरुआत होती है दोस्तों फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, फील्ड सर्वे होते हैं, कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, किस तरह से ट्रैफिक के होते हैं सर्वे, किस तरीके से दोस्तों लैंड एक्विजिशन के सर्वे होते हैं, किस तरीके से दोस्तों सॉइल के सर्वे होते हैं, सॉइल प्रोफाइल कैसी है वहाँ की वो देखते हैं। तो ये सब तरीके के फील्ड सर्वे। फिर सिलेक्शन होता है अलाइनमेंट का, जो कि एक अलाइनमेंट फाइनल किया जाता है कि कौन सा फिजिबल अलाइनमेंट है। जो फिजिबल होता है, फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है एक, उसमें एक फिजिबल अलाइनमेंट बताया जाता है कि जो फाइनल अलाइनमेंट होता है कि भाई ये फला फला रोड जो है इस तरह से जा रहा है, लेट सपोज आगरा से लेके ग्वालियर के बीच में, तो यही सबसे बेस्ट रूट रहेगा जो कि इकोनॉमिकली भी अच्छा है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स होगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेसिकली ब्रिजेस होते हैं जो बीच बीच में आते हैं रोड के बीच में, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ ब्रिजेस जिस रोड पे कम आएंगे और जहाँ की इकोनॉमिक प्रोफाइल अच्छी होगी, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को कनेक्ट किया जा सकेगा, ऐसा रोड बनाएंगे तो फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है, सबको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से सबका फ़ायदा देख करके जो है सबका साथ सबका विकास टाइप से काम किया जाता है, और बेस्ट अलाइनमेंट, सूटेबल अलाइनमेंट चूज़ करके जो कम से कम कॉस्ट में मोस्ट इफेक्टिव काम हो सके उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कैरिंग आउट करते हैं वेरियस डिज़ाइंस। तो कई तरीके की डिज़ाइंस जो है यहाँ पे कराई कर जाती है, और प्रिपरेशन होती है ऑफ ड्राइंग एंड एस्टिमेट की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ड्राइंग होती है, एस्टिमेट्स होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आप अब तक समझ चुके हो कि किस तरह से जो है एक डीपीआर का वर्क होता है और उसमें कई तरीके के काम होते हैं, ठीक है।
तो आप देखिए दोस्तों, इसके अलावा देखो कुछ स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन नहीं एक्चुअली प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन होता है। जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती है वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके देती है किसी अपने क्लाइंट को। तो वो किस तरह से 3 स्टेजेस में काम को कंप्लीट करती है। पहली स्टेज होती है प्री फिजिबिलिटी स्टडी की, दूसरी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, तीसरी डिटेल्ड इंजीनियरिंग की स्टेज होती है। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस में जो है काम होता है यहाँ पे। और इन 3 स्टेजेस में जो है दोस्तों वर्क को जो है कंप्लीट करके दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है सामने पर्सन जो है उसको समझ में आ जाए, जो डिटेल्ड पूरी प्लानिंग है जो क्लाइंट है उसको समझ में आ जाए। इस तरह से डिटेल्ड इंजीनियरिंग 3 स्टेजेस होती है। अब इनके काम कुछ इस तरह से होते हैं जो कि इस चार्ट में बताए गए हैं, और ये कई तरीके के सर्वे करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनती है, रिपोर्ट्स का टाइमली सबमिशन होता है, उसका पूरा प्रॉपर स्केड्यूल होता है, उसकी एक टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर में काम को करके देना होता है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब पहले प्री फिजिबिलिटी अगर स्टेज चल रही है तो उस स्टेज में बेसिकली होगा क्या, उसमें होगा पहला रिकनेंसेस एंड ट्रैफिक एस्टिमेशन। तो ट्रैफिक का एस्टिमेशन करते हैं जो ट्रैफिक इंजीनियर होता है, एक स्पेशली पोस्ट होती है ट्रैफिक इंजीनियर की। वो इंजीनियर जो है ट्रैफिक जो है उसका वॉल्यूम को काउंट करना, उसके वेरियस सर्वेस करना, उस सर्वे का डाटा बनाना, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के कि भाई आज से 10 साल 20 साल 15 साल बाद 15 20 25 साल बाद भी हमारे कोई समस्या नहीं है। तो जो एस पर IS और IRC स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं उनका रेफरेंस लेकर के ही किया जाता है। तो स्पेशल जो है IRC के क्लोजेज होते हैं उन पर बहुत फोकस किया जाता है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बना दी जाती है, जो बेसिक तौर पे जो है कंसेप्चुअल टाइप का प्लान बना देते हैं कि भैया आपका रोड ऐसा दिखेगा, उसमें इतने तरीके के ब्रिजेस होंगे, इस तरीके की कोई बेसिक प्रोफाइल का सेटअप बता दिया जाता है, और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बता दी जाती है कि नंबर कितना मोटा मोटी तौर पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जिसको इंसेप्शन रिपोर्ट भी कहते हैं कुछ लोग। तो वो एक बेसिक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के तैयार करके भेज दी जाती है। उसका अप्रूवल होने के बाद में जो है दोस्तों फिजिबिलिटी स्टेज चालू हो जाती है। उसमें क्या होता है, इस पूरी स्टेज का पर्पज़ होता है कि कौन सा अलाइनमेंट बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट अप्रोचेबल है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सके, टैक्स का रेवेन्यू का कलेक्शन अच्छा हो सके। तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट, इकोनॉमिक प्रोफाइल सर्वे कराया जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक सर्वे कराते हैं, वहाँ पे प्रीलिमिनरी टोपोग्राफी का सर्वे करवाते हैं। लेकिन ये क्या है, लिमिटेड तौर पे होता है सब कुछ, ठीक है, लिमिटेड तौर पे होता है। फिर लिमिटेड सॉइल सर्वे होता है, लिमिटेड पेमेंट डिज़ाइन होती है, लिमिटेड ड्रेनेज स्टडीज़ होती है, और लैंड एक्विजिशन एस्टिमेट होता है। ऐसा लिमिटेड इसलिए होता है कि बस ये इतना समझने के लिए होता है कि फला रोड जो है सफिशेंट है, ठीक है। आगरा ग्वालियर के बीच में अगर मान लो ये रोड बनाना है तो इतना जो रोड की लेंथ है और इतना जो रोड की जो कर्वेचर है, उसका जो अलाइनमेंट है, वो सब सही है, बेस्ट है, सूटेबल है। तो बस ये जानने के लिए जो है फिजिबिलिटी स्टडी होती है। अब हर एक पॉइंट की जो है प्रॉपर डिटेल्ड इंजीनियरिंग, डिटेल्ड स्टडी जब होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। अब जब आपको फिजिबिलिटी पता चल गई कि भाई वहाँ पे R&R एक्शन प्लान भी बनाया जाता है। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का काम होता है ये लैंड एक्विजिशन वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। पटवारी भी जो है उनकी मदद करता है। जो पटवारी जो होता है, जो गांव में रहता है, वो क्या है, उनकी ज़मीन को जो है नापने में, और ज़मीन क्या है रोड बनाने के लिए अक्वायर करनी पड़ती है। तो जब रोड बनेगा तो उसके लिए जो है ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है। तो ज़मीन गांव वाले बीच में रह रहे होते हैं, किसी का खेत होता है, किसी का क्या होता है, तो उनसे जो है ज़मीन को जो है NHAI या जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, उसको अक्वायर करना पड़ता है इन सबको। बल्कि जो इसके लिए बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है, जितनी जो मकान या फिर खेत होते हैं उनकी जितनी कॉस्ट होती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा ही पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट है एक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब देखो ट्रैफिक सर्वे होता है तो उसका पूरा ट्रैफिक एनालिसिस प्रोजेक्शन बनाया जाता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट बनाया जाता है, ठीक है, कि कितना अब जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनेगी। फिजिबिलिटी स्टेज में ये बताया जाता है। फिर इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस में भी यही सब चीज़ें देखी जाती है कि किस तरह से क्या इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है। फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको तैयार कर लिया जाता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसका अप्रूवल दे देगा कल को, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, तो जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि SC लेवल से शुरू होते हैं,
एसी हो सकता है, या एसी के ऊपर जो है दोस्तों देखोगे तो डायरेक्टर जनरल या ठीक है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इस तरीके के पद होते हैं। ठीक है, तो वो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी जो है इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट को अलाउ करना है, कौन से को नहीं करना है। ठीक है, तो उनके हाथ में होता है और सबकी अपनी अपनी पावर्स होती है, चाहे एसी हो चाहे डबल ई हो। ठीक है, डबल ई का मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और या फिर एई हो, उसकी अपनी पावर है। सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं और सबसे नीचे जूनियर इंजीनियर होता है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर शुरू होती है ये एसी लेवल से होती है। ठीक है, तो ये सब मेनली जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से सेलेक्टेड लोग होते हैं वही एनएचएए में काम करते हैं और वो जो है इन चीज़ों के डिसीजन लेते हैं। फिर डिटेल्ड इंजीनियरिंग की अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेज की, इसमें पूरी डिटेल में प्लानिंग होती है। जो काम होगा डिटेल से प्रॉपर बना के रिपोर्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। सर्वे होंगे प्रॉपर होंगे, डिटेल में होंगे, चाहे टोपोग्राफी हो, चाहे फाइनल लोकेशन सर्वे हो, चाहे डिटेल्ड सोइल सर्वे हो, या पेवमेंट डिज़ाइन का हो, या फिर ड्रेनेज स्टडी हो, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, हर चीज़ को डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से किया जाता है। उसके बाद में डीपीआर डिज़ाइन रिपोर्ट जो होती है उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी ड्राइंग्स, उसका एस्टिमेशन सबमिट कर दिया जाता है और टेक्निकल अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए दे दिया जाता है और टेंडरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब इस टेंडरिंग स्टेज के स्टार्ट होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, बिडिंग लगाते हैं और वो जो है जो सबसे लोएस्ट बिड लगाता है उसको जो है पैसा, जो सबसे कम में कीमत पे जो है काम करने को तैयार हो जाता है उसको जो है प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काम होते हैं और फिर जो है एग्जीक्यूशन की स्टेज शुरू हो जाती है। वहाँ पे साइट इंजीनियर्स का रोल बढ़ जाता है और अथॉरिटी इंजीनियर्स का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि अथॉरिटी इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्टर्स डिज़ाइन रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, हर एक ब्रिज की, हर एक जगह की जियो टेक्निकल रिपोर्ट या डिज़ाइन की रिपोर्ट भी होती है, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिपोर्ट्स होती है। जैसे स्ट्रक्चर होता है, मान लो मेजर ब्रिज है तो उसकी पूरी डिज़ाइन रिपोर्ट होगी, उसकी कैलकुलेशंस होगी, उसकी चेकिंग पूरी की पूरी अथॉरिटी इंजीनियर्स करते हैं। अथॉरिटी इंजीनियर्स एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है किसी कंसल्टेंसी कंपनी में, उसके बारे में मैं भविष्य में कोई वीडियो बनाऊंगा जो इसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इस तरह से जो है काम होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस होता है। अब ये सारा मैं बता कैसे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ दोस्तों, एक मैनुअल है आईआरसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनुअल है जिसका नाम है आईआरसी SP19। ठीक है, आईआरसी SP19 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनुअल है, जो जिसके बेसिस पे जो है ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो मैनुअल फॉर सर्वे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अ रोड प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, इस सर्वे में जो है एक बहुत बढ़िया इंडेक्स दिया गया है। इस इंडेक्स को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से डीपीआर का काम होता है। डीपीआर का काम समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको बनना क्या है। आपको हाईवे इंजीनियर बनना है, ट्रैफिक इंजीनियर बनना है, साइट इंजीनियर बनना है, आपको जियोटेक एक्सपर्ट बनना है, आपको मटेरियल इंजीनियर बनना है, या आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है। सब लोग मिलकर के अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, काम करते हैं और प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये इंडेक्स दे रखा है। इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, स्टेज हैं जिनमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 3 तरीके के सर्वे स्टेजेस होती है। ठीक है, इसके बाद में गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है ऑफ रूट सिलेक्शन। तो जो रूट का सिलेक्शन कर रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनके बेसिस पे जो है रूट डिसाइड होना चाहिए कि भाई वहाँ पे जो है सोशल इकोनॉमिक जो बेनिफिट है लोगों को मिले। अगर उस पर्टिकुलर रीजन में अगर रोड बनेगा, मतलब ये ध्यान दे रखा जाता है कि लोगों की जीवनचर्या भी बदले। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं, एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, फॉरेस्ट काटने नहीं पड़े, ये सब चीज़ें जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स में रहती है और इस तरह से अलाइनमेंट का इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, सर्वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, तो सर्वे होता है यहाँ पे, अब सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल का सर्वे होता है। ठीक है, और उसमें यही देखा जाता है कि भाई किस तरह से सोशियो इकोनॉमिकली लोगों की प्रोफाइल है, वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, और अगर वहाँ से रोड पास होगा तो किस तरीके की भविष्य में इंडस्ट्रीज़ बन पाएगी, वहाँ के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँच पाएगा, सब कुछ सोचा जाता है, विचारा जाता है। और सोशल एक्सपर्ट, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उनके द्वारा ये चीज़ें डिटेल में रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट कराई जाती है। अब देखो ये ट्रैफिक सर्वे एनालिसिस होता है ना, ये पढ़ेंगे, अभी देखेंगे इनके बारे में ऊपर से, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ सकते। ये पूरी 124 पेज की रिपोर्ट है। कितने पेज की रिपोर्ट है? ये 124 पेज की रिपोर्ट है, तो आपको डिटेल में पढ़नी है और समझनी है। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू ऊपर से बता दूंगा कि काम कैसे होता है, ये समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गया ना काम कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, किसी भी डीपीआर वर्क को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और कंसल्टेंट कंपनी कैसे डीपीआर वर्क को एग्जीक्यूट करके
सबमिशन कराती है पूरा प्रॉपरली। तो फिर आप जो है किसी भी अच्छी कंपनी में काम करोगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आपको समझ में भी आएगा कि अलग अलग लोगों का क्या क्या रोल रहता है। इस तरह से रिकनेसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, एनवायरमेंटल सर्वे ये होते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद में फाइनल लोकेशन सर्वे होता है, सॉइल मटेरियल का सर्वे होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जाके बोर्ड लोग प्रिपरेशन होता है, बोरिंग कराई जाती है, बोरिंग करा के जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है। उससे जो है पता चलता है किस टाइप ऑफ फाउंडेशन है वो डलेगी, और टाइप ऑफ फाउंडेशन जो होगी उससे कल को जो है स्ट्रक्चर जो है किसी तरह से सेटल नहीं हो या कोई इश्यूज़ नहीं हो, उसका ध्यान जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर रखता है। और स्ट्रक्चरल कोई इश्यूज़ नहीं है, क्रैक्स नहीं पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंट, शियर, फोर्स, बेंडिंग और जो भी सेटलमेंट डिफ्लेक्शन होता है बीम के अंदर में वो ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी देखो यहाँ पे रोड इन्वेंट्री कंडीशन सर्वे भी कराया जाता है, बताया जाता है इसमें कि रोड की कोई पहले से एग्जिस्टेड रोड, मान लो पहले सिंगल लेन था, ठीक है, सिंगल लेन था और 2 वे सिंगल लेन टाइप का रोड था, बाद में उसको 2 लेन रोड बनाना है या 3 लेन या 4 लेन बनाना है। तो भाई उसका जो है पूरा पहले का एनालिसिस किया जाता है कि रोड की क्या सिचुएशन है, रोड की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे भविष्य में जो है नया रोड बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है। इसी तरह से ब्रिज की भी इन्वेंटरी होती है, ब्रिज का भी पूरा इंस्पेक्शन होता है। अगर कोई पहले से बना बनाया ब्रिज है और उसको हटा के नया ब्रिज बनाया जाए, उसका प्रपोजल रखने की ज़रूरत है, तो वो सारे भी काम होते हैं। फिर ड्रेनेज की स्टडीज़ होती है। ड्रेनेज की स्टडीज़ में ये देखा जाता है कि कहीं ब्रिज जो है जिस लोकेशन पे है वहाँ पे बाढ़ आ गई और वो कल को बह तो नहीं जाएगा, तो ड्रेनेज की स्टडीज़ की जाती है प्रॉपर्ली। तो हाईएस्ट वाटर लेवल कितना जाएगा, फ्लड लेवल कितना जाएगा, ये सब चेक किया जाता है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, उनका एस्टिमेट, ड्राइंग, उनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करा दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे लोगों का रोल रहता है एक कंसल्टेंसी कंपनी में, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है बेसिक, वही जो चीज़ें बातें मैंने कही थी वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट की जा रही है और कुछ खास नहीं है। और जब ये सब कुछ अप्रूव हो जाता है ना, तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सेंक्शन के लिए भेज दिया जाता है गवर्नमेंट के पास में। जो गवर्नमेंट जो हमारा क्लाइंट है, जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने वाला है, उसके पास में जो होता है ये सबको भेज दिया जाता है रिपोर्ट बना करके। यही एंड में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेंक्शन की बात होती है। एक्चुअली इसमें होता ये है कि सारा प्लान है गवर्नमेंट के पास है, अब उनको सोचना है कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये फाइनल राइट तो देखो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो है गवर्नमेंट देगी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखो, ये जो सारी स्टडी हो रही है ये IRC-SP 19 से हो रही है। IRC-SP 19 जो है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए काम आता है। लेकिन बाकी जो दूसरे रोड्स होते हैं जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड, उनके लिए जो है IRC-SP 20 का यूज़ किया जाता है। अगर हिल एरिया में रोड है तो वहाँ पे जो है आपको IRC 52 और IRC-SP 48 का यूज़ करना होगा, जो कि हाईवे रोड, हिल रोड का मैनुअल, जहाँ पे हिली एरियाज़ होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर के एरियाज़ में इनका फॉलो किया जाता है। अगर आपको जैसे प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करनी है मैनुअल की फॉर ब्रिजेस, तो उसके लिए IRC-SP 54 का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही बताना चाह रहा है हमको स्कोप में कि आप इन सबको पढ़ लो, कल को जो है आप जब DPR की प्रिपरेशन करोगे तो इस तरीके से आपका काम मिलेगा। तो कल को जो 60 मीटर से ज़्यादा लेंथ के ब्रिज होंगे उसके लिए IRC-SP 54 यूज़ होगा, और जो 6 मीटर से छोटी लेंथ के मतलब कन्वर्ट होंगे उनके लिए IRC-SP 13 कोड का यूज़ किया जाएगा। तो आप इनको पढ़ लो, समझ लो, जान लो और इसको इम्प्लीमेंट करो, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, स्टेजेस इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की मैंने स्टेजेस ही बताई थी पहले, वही रिपीट हो रही है। प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी और डिटेल्ड इंजीनियरिंग एंड प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में टेक्निकल अप्रूवल, फाइनेंशियल सेंक्शन के लिए भेज देते हैं। और लैंड एक्विजिशन जो है ये काम होता है, यही चार्ट मैंने आपको पहले बताया था, आप देख सकते हो इस चार्ट को यहाँ से लिया गया है और आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो किस तरीके से ये प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी और डिटेल्ड इंजीनियरिंग की स्टेजेस है जो होती है,
ठीक है। इसके बाद कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमको गाइड करते हैं हमको किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, ये पूरा काम कैसे करना है। तो इसके लिए जो है दोस्तों ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जो बताता है कि लोगों की इकोनॉमिक प्रोफाइल अच्छी हो, सोशल एस्पेक्ट्स अच्छे हों, इकोलॉजिकल और एस्थेटिक एस्पेक्ट भी अच्छे हों रोड के, और जो है सब तरीके से जो है सेटिस्फैक्ट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। तो जैसे वहाँ की सोइल प्रोफाइल है, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ताकि कल को भविष्य में रोड जो है सालों साल चले। ठीक है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर सर्वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनती है। ठीक है, ये सब सोशल एक्सपर्ट्स का काम होता है या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से जो है इन सब चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम करता है, जिसके बारे में अभी आगे आर्टिकल मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी सोशल एक्सपर्ट ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल देखता है, वहाँ के लोग क्या हैं, क्या करते हैं, क्या कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री डाले तो क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके की खेती होती है, एग्रीकल्चर किस टाइप की होती है, तो कल को जो है एक्सपोर्ट करने में हमको कैसे मदद मिलेगी अगर वहाँ से रोड पास होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। तो एक कंसल्टेंसी कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनके नॉलेज और विजडम काफ़ी होती है, तो वो जल्दी भाप लेते हैं चीज़ों को और जो है काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ में जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके NHAI PWD एजेंसीज को देते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इस तरह से जो है दोस्तों, अब फिर ट्रैफिक का सर्वे सबसे पहला सर्वे होता है जो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक सर्वे उसका एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस में कई तरीके के सर्वे होते हैं, जैसे ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे हो गया, स्पीड एंड डिले स्टडीज, ट्रैफिक सर्वेज, ट्रैफिक सर्वे रिप्लेसिंग रेलवे लेवल क्रॉसिंग, एक्सियल लोड सर्वेज, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, ये सब जो है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और दोस्तों इनके बारे में अगर आपको जैसे ट्रैफिक इंजीनियर बनना है, हाईवे इंजीनियर बनना है, तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जो है कभी इंटरव्यू दो तो आप अपनी प्रतिभा को शो कर सको कि भाई आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। इससे बहुत क्लियर हो जाता है। बहुत लोगों को कोडल नॉलेज होती नहीं है, सिर्फ वो अभी तक किताबी ज्ञान नहीं लेकर के बैठे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि भाई खन्ना और जुस्तो पढ़ लेंगे और हम तो हाईवे इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, आप BC प्रीमिया पढ़ लेने से सॉइल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, 1-2 साल बिताने पड़ते हैं किसी कंसल्टेंट कंपनी में, तब आपको समझ में आता है कि काम कैसे होता है। ठीक है, तो जब 4-5 साल निकल जाएंगे आपके तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या, आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो। ठीक है, 1-2 साल में आपको क्लियर हो जाता है जब आप कंपनी में काम करते हो। अब आप रिकनेंसेस सर्वे देख सकते हो यहाँ पे, इसमें जो टोपोग्राफिकल सर्वे बेसिक सर्वेज होते हैं वहाँ के देख लिए जाते हैं, इसके चार्ट्स हैं, जो डायग्राम्स हैं सब दे रखे हैं, जो कि आपको जब आप DPR रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो उस वक्त पे ये सब चार्ट और ये जो है इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है सब चीज़ों को बना करके सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम होता है अलग अलग कंसल्टेंसी कंपनीज। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये कि इस तरीके से डिफरेंट सर्वे है। फिर ये प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, उसकी प्रोफाइल उसकी रिपोर्टिंग होती है, फिर वो सर्वे शुरू होते हैं। ये सब फिजिबिलिटी स्टेज के सर्वे हैं। इससे क्या है, फिजिबिलिटी स्टेज के लिए एक रिपोर्ट होती है, उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, जिसका सबमिशन जो है DPR कंपनीज, ये जो कंसल्टेंट कंपनीज हैं वो DPR का जो सेकेंड स्टेज है उसको कंप्लीट करने में करती है। जब गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को लगता है कि भाई फिजिबिलिटी स्टेज के बाद में हमको डिटेल्ड प्लानिंग की या डिटेल्ड जो इंजीनियरिंग की स्टेज है वो करनी चाहिए, तो वो उसके लिए पैसा देना शुरू कर देते हैं और काम करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे काम होता जाता है उस तरीके से ये चीज़ें बनती जाती है। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो है लैंड एक्विजिशन वाला लैंड एक्विजिशन का काम करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, सब अपने अपने काम करते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल चाहिए होगा। ये बात ध्यान रखना आप, जो कि किसी PWD वर्क्स डिपार्टमेंट यहाँ सब लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये प्रोजेक्ट बाय द हाईवे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उनके द्वारा मिल जाता है और फिर उसके बाद में ये फिजिबिलिटी के बाद में क्या होता है, आप फाइनल लोकेशन सर्वे और फिर डिटेल में जो है आप सर्वे करने लगते हो। जैसे सॉइल एंड मटेरियल का डिटेल में सर्वे होता है, क्योंकि आपको एक डिटेल्ड जो है रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद में जो है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने आपके प्रोजेक्ट को चूज़ किया या नहीं किया। तो सॉइल एंड मटेरियल सर्वे और फिर इसके अलावा टोपोग्राफी का भी टोटल बहुत डिटेल्ड सर्वे होता है यहाँ पे। ठीक है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर लो एम्बैंकमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बताया गया है कि इस तरीके से होता है। लो एम्बैंकमेंट, हाई एम्बैंकमेंट के लिए कट
सेक्शन के लिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कितने तरीके के टेस्ट होंगे, क्या क्या चीज़ें होगी, किस टाइप की फाउंडेशन डलेगी, कितने तरीके की फाउंडेशन होगी, और जो है ब्रिज, किस ब्रिज में किस तरीके के फाउंडेशन डालना सूटेबल रहेगा, सस्ता कौन सा तरीका रहेगा, किस डेप्थ पे डालना है, ये सब चीज़ें जो है डिटेल्ड इंजीनियर। फिर ये फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन होती है, ये सब कराई जाती है। ये सब पेमेंट डिज़ाइन एक्सपर्ट होते हैं, वो काम करते हैं ये डिज़ाइन करने, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कई तरीके के काम होते हैं। ये रोड इन्वेंट्री कंडीशन सर्वे जो होता है, रोड की स्थिति को समझने के लिए वहाँ की कैसी है, रोड ख़राब है, टूटा हुआ है, क्या है, गड्ढा भर देने से काम चल जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। उसमें किस तरीके की जो है CVR आ रही है, CVR के वैल्यूज़ देखते हैं और उससे पता चलता है कि रोड में क्वालिटी है, दमखम है, कि आगे जो है भविष्य में झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ड्रेनेज की अलग स्टडीज़ होती है, ये हाई फ्लड लेवल निकाला जाता है। हाइड्रोलिक एक्सपर्ट आमतौर पे ऐसे काम करते हैं, जो कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें ये सब काम होते हैं। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक का भी काम कर लेता है, वो हाइड्रोलिक्स का भी कर लेता है, सब कुछ उसी से करा लेते हैं काम, ठीक है। तो छोटी कंपनी में काम करोगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बड़ी कंपनी में काम करोगे तो एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के स्पेशलिस्ट बनते जाओगे। तो इस तरीके से होता है। दोनों कंपनीज के अपने अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनी में पहले काम कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए काम कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, पूरा सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, और जब 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो बड़ी कंपनी में स्विच कर लेना चाहिए। तो ये मैं आमतौर पर अपने जो युवा दोस्त लोग हैं उन सबको सलाह देता हूँ, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क और ये सारी पूरी स्टडी होती है दोस्तों। ट्रैफिक की भी थोड़ी बहुत स्टडी जो होती होगी। इस तरीके से जो है सारे सर्वे जो है बना करके ये पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है। एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, ट्रैफिक सर्वे इंक्लूडिंग ट्रैफिक फोरकास्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे, इन्वेस्टिगेशंस, पेमेंट स्टडीज, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब और भी है, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, कितनी लेबर लगेगी, क्या लगेगी, कितना मटेरियल आएगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, हर चीज़ लिखी होती है इसमें। इस प्रोजेक्ट को रिपोर्ट को इसलिए बनाया जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताते हैं यहाँ पे। सब कुछ सीखने को सबसे बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। ये रिपोर्ट आपको हर किसी इंजीनियर को पढ़नी चाहिए जो हाईवे के सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। अब बाकी बचा पोर्शन पूरा टेबल्स का है, जो कि टेबल्स काम आती है जब आप DPR रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो आप जब काम करोगे कंपनियों में तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये एक IRC 54 है, जो कि ब्रिजेस के लिए है, स्पेशली ब्रिजेस का मैनुअल है। उसका प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा, ब्रिजेस की पूरी रिपोर्ट है, तैयार की जाती है, उसके बारे में हर एक चीज़ क्लोज जो है इसमें डाला हुआ है। आपको इसको भी पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि 60 मीटर से ज़्यादा लेंथ के बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए कैसे प्रोफाइल जो है बनाई जाती है, तैयार की जाती है, और जो है उसमें का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है इंडेक्स में, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपकी रिकमेंडेशन होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियोस। और जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है सब तक ये ज्ञान पहुँचे जो ज्ञान मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत